नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को लोड रेट के कंडीशन में देखे थे कि उसका फेजर कैसे बनेगा और क्या इक्वेशन लिखते हैं हम। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ और चीज़ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। अभी तक हम पिछले क्लास में बस एक प्रैक्टिकल कंडीशन लेके चल रहे थे कि ट्रांसफार्मर की जो कोर की परमिएबिलिटी है वो इनफाइनाइट नहीं, कुछ फाइनाइट वैल्यू है। और दूसरी ये चीज़ लेके चले थे कि परमिएबिलिटी के साथ साथ हमारा जो रिलक्टेंस है वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक, उसी से आ गया था। परमिएबिलिटी अगर नॉन इनफाइनाइट नहीं है तो रिलक्टेंस भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर तो एक कंडीशन लिए थे आइडियल का। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल आइडियलिटी प्रैक्टिकल के 3 कंडीशन होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के 3 कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन ये है कि परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं होगी। इसी से आ जाता है कि रिलक्टेंस भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है L/μA। जब ये इनफाइनाइट नहीं होगा तो ये भी जीरो नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो ट्रांसफार्मर के कोर में वाइंडिंग लपेटते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। हर एक कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस होता है, जो कि हम अभी तक नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। अभी तक हमने रोल में नहीं लिया था कि इसके वाइंडिंग के अंदर रेसिस्टेंस होता है, बट अब हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाइंडिंग के अंदर रेसिस्टेंस होगा, तो प्राइमरी में जो वाइंडिंग लपेटे हैं उसके अंदर रेसिस्टेंस है, इसीलिए उसको हम यहाँ पे किससे डिनोट कर दिए हैं, R1 से। किससे डिनोट कर दिए हैं, R1 से डिनोट कर दिए हैं। तो प्राइमरी के वाइंडिंग में रेसिस्टेंस R1 है और सेकेंडरी के वाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस है वो R2 है। ठीक है, अभी तक एक चीज नहीं लिए थे। और दूसरा ये बोल रहे हैं, तीसरी चीज, कि इस वोल्टेज की वजह से जो करंट हुआ था V1 की वजह से जो करंट था I1, इसके वजह से जो फ्लक्स है वो जरूरी नहीं है कि फ्लक्स मैग्नेटिक कोर में ही फ्लो करे और उससे जाके इंटरेक्ट कर ले। ये भी हो सकता है कि ये फ्लक्स जो है कुछ पार्ट में कोर में फ्लो करे और कुछ एयर के थ्रू ही पास करने लगे। ठीक है, जब परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं है, जब इनफाइनाइट है, जैसे कि जब हमको करंट फ्लो होता है, तो जब हमारे पास 2 पाथ होते हैं तो करंट इधर से ही फ्लो हो जाएगा, इधर से ही फ्लो हो जाएगा। लेकिन जब हमारे सर्किट में कुछ इस तरीके से रहता है करंट, अगर एक शॉर्ट सर्किट पाथ होता है तो करंट पूरा रेसिस्टेंस में न जाते हुए कंप्लीट करंट इसमें चला जाता है, इसमें करंट जीरो हो जाता है। तो जब परमिएबिलिटी इनफाइनाइट था तो इधर उधर न जाते हुए पूरा कोर में ही पास करता था। लेकिन जैसे ही परमिएबिलिटी नॉर्मल हो गया, जैसे प्रैक्टिकली होना चाहिए, तो कोर फ्लक्स जो है कोर से भी जाएगा और एयर के थ्रू भी जाएगा। जब हमारा फ्लक्स एयर के थ्रू जाएगा, एयर के थ्रू जब जाएगा तो एक तो एयर के थ्रू जाएगा तो इस वाइंडिंग को एक बार और कट करेगा। तो इसमें ईएमएफ जो E1 बन रहा था उसके साथ साथ एक और ईएमएफ बन जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं EL1, लीकेज फ्लक्स की वजह से ईएमएफ। और सेम चीज सेकेंडरी के केस में भी होगा। सेकेंडरी में रेसिस्टेंस R2, और जब फ्लक्स यहाँ पे आएगा तो जरूरी नहीं ऐसे ही पास करे, ये भी कुछ लीकेज हो जाए। और इस लीकेज फ्लक्स जब फिर से इस वाइंडिंग से इंटरेक्ट करे तो एक लीकेज फ्लक्स की वजह से एक लीकेज ईएमएफ बने, जिसको हम बोल देते हैं EL2। तो यहाँ पे E1 के साथ साथ एक और लीकेज फ्लक्स की वजह से, E1 तो नॉर्मल फ्लक्स से बना है d∅dt से, लेकिन EL1 जो बनेगा वो बन जाएगा -N1 लीकेज फ्लक्स फर्स्ट में, और EL2 जो बनेगा -N2
लीकेज फ्लक्स सेकेंड में। ठीक है, तो दो तरीके का ईएमएफ बनने लगा। E1 E2 तो पहले बनता ही था, फैराडेज लॉ से, n d∅dt। तो इसमें क्या था, फ्लक्स कांस्टेंट था, E1 या E2 एक ही फ्लक्स से बनता था, क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा कैसा है, कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। बट ये जो फ्लक्स है φL1 और φL2 ट्रांसफार्मर के थ्रू नहीं पास हो रहा है, एयर के थ्रू पास हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन नॉन आइडियलिटी चीज हुआ ट्रांसफार्मर में, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में होता है। पहला रेसिस्टेंस फ्लक्स। ठीक, इससे हमारे फेजर डायग्राम और इक्वेशन में क्या असर पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। जो लीकेज फ्लक्स है इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट में देखेंगे कि किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम किस तरीके से बनेगा उसको हम देखिए। हमको ये पता है फ्लक्स, और इसके साथ आता है हमारा आई म्यू। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया E1 एंड E2। नो लोड करंट I0 जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, नो लोड करंट क्या हुआ, I0। ठीक, ये लोड कैसा है हमारा, लैगिंग, तो I2 क्या करेगा, E2 से लैग करेगा, जिसका कि हम नाम दे दिए फाई। इस I2 के सीधे क्या बनेगा, एकदम I1 डैश, और I1 डैश और I2 का कॉम्बिनेशन क्या बनाए थे, I1। पिछले क्लास में हम इतना चीज कर रखे थे। ठीक, रेसिस्टेंस आने से क्या असर पड़ेगा, जब हम इक्वेशन लिखेंगे केवीएल का, इसमें केवीएल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव V1 करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या हो जाएगा I1 R1। और फिर इसमें आए तो क्या हुआ, माइनस E1 बराबर 0। तो E1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 माइनस I1 R1, V1 माइनस I1 R1। अगर आप इसमें KVL लगाएं, तो इसमें KVL लगाएंगे तो ऐसे लगाते हैं, माइनस से प्लस E2, तो E2 माइनस I2 R2 और प्लस माइनस V2 बराबर 0। तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, E2 माइनस I2 R2। V2 की वैल्यू E2 माइनस I2 R2, और यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से भी V1 लिख लेते हैं पहले KVL से भी। पहले इसमें जो KVL लगाए थे प्राइमरी साइड में, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया V1 बराबर E1 प्लस I1 R1, और सेकेंडरी साइड में जब KVL लगाएं तो क्या आ गया, V2 बराबर E2 माइनस I2 R2। इससे हमको क्या समझ में आया कि इससे पहले हम जो भी एनालिसिस करते थे तो याद होना चाहिए कि यहाँ पे E1 E2 बनाते थे तो यहाँ पे V1 V2 बनाते थे, ऐसे ही बनाते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस हम एज्यूम नहीं करते थे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। बट इस केस में क्या है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इससे हमको ये पता चला गया कि E1 V1 के बराबर या E2 V2 के बराबर नहीं है, इसके साथ एक टर्म और है, इसके साथ है I1 R1 और इसके साथ है माइनस I2 R2। ठीक, तो ये फेजर ना होते हुए, फेजर का अब ये पार्ट बस बदलेगा। फेजर का ये चीज तो सब सेम रहेगा पुराना, लेकिन रेसिस्टेंस को जब रोल में लेंगे तो फेजर का ये पार्ट बदलेगा कि V1 बराबर क्या है, E1 प्लस I1 R1। बट
हमें ये पता है कि लेंज लॉ से जो है E1 क्या है, अपोजिंग नेचर का होता है, इसीलिए हम क्या लेते हैं, -E1 ले लेते हैं इक्वेशन में। बस एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये E1 है, ये +E1 है, तो -E1 किधर होगा, इधर होगा। क्या है, ये +E1 है, ये +E1 है नीचे, तो -E1 क्या होगा, ऊपर होगा। अब -E1 के साथ क्या है, I1 R1, I1 का ये है, I1 का फेज ये है, तो I1 R1 का फेज क्या होगा, इसके पैरेलल में होगा, I1 के पैरेलल में ही होगा। इस तरीके से ये हो गया I1 R1, और E1 और I1 R1 का जो सम है वो क्या है, V1। तो ये हमारा क्या हो गया, V1। V2 क्या है, E2 - I2 R2, तो E2 ये है, E2 ये है, E2 के साथ I2 R2 माइनस करना है, I2 R2 माइनस करना है, तो I2 ये है, तो -I2 किधर होगा, इस तरीके से होगा, लेकिन इसी के पैरेलल। फेजर में यही होता है, I2 के पैरेलल अगर बनाना है -I2 तो सेम पैरेलल बनाएंगे, बट डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हो गया -I2 R2, R2 से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेसिस्टेंस में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। और E2 I2 R2 का कॉम्बिनेशन क्या है, V2, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट, ये वेक्टर और इसका नाम दे दिए V2। तो ये हमारा बन गया कि रेसिस्टेंस को कंसिडरेशन में लिए हैं, तो हमारा फेजर डायग्राम क्या हुआ और इक्वेशन में क्या डिफरेंस। बस एक ये चीज हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे E1 + I1 R1, बहुत लोग सोचेंगे कि E1 + I1 R1 हम यहीं से कर देते हैं, तो E1 और +I1 R1 इस तरीके से, तो V1 ऐसे ही बना सकते हैं, बट बहुत सारे केस में हम क्या करते हैं, E1 की जगह हम -E1 के साथ ही फेजर बनाते हैं, इसीलिए हम क्या किए, ऊपर ले गए। E1 नीचे था तो -E1 ऊपर ले गए, बट E2 के साथ ऐसा नहीं होगा, वो लेंज लॉ की वजह से होता है। उसमें बहुत डीपली में जाने की जरूरत नहीं, ये दो इक्वेशन ध्यान रखना है, और V2 और V1 और V2 में बस डिफरेंस आएगा। इससे पहले हर केस में क्या हुआ था, V1 और E1 और V2 और E2 क्या था, बराबर था, ठीक है। ये हुआ। दूसरी चीज क्या थी, ये चीज हो गई। तीसरी चीज क्या थी कि जो लीकेज फ्लक्स था, लीकेज फ्लक्स की वजह से क्या हुआ था कि हमारा क्या हुआ था, जो EMF E1 था उसमें भी बदलाव हो गया था। हमारा जो EMF E1 था अब वो दो EMF से मिलके बनने लगा था। एक EMF हमारा था, एक हमारा EMF लीकेज वाला, एक हमारा EMF जो है, अब ये रिजल्टेंट बन गया, एक EMF लीकेज वाला और एक EMF हो गया हमारा नॉर्मल फ्लक्स से। तो हमारे EMF में भी क्या आ जाएगा, EMF में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो EMF भी दो चीज से बनने लगेगा, एक लीकेज फ्लक्स से और एक नॉर्मल फ्लक्स की वजह से, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों पे इस लेवल में लीकेज फ्लक्स वाला फेजर को अवॉइड करते हैं, रेसिस्टेंस के साथ हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, और फेजर डायग्राम में बहुत केस में आता भी नहीं है। बहुत अगर फेजर डायग्राम आ जाता है तो नो लोड ट्रांसफार्मर का फेजर आ जाता है। अगर प्रैक्टिकल का फेजर आता है तो हम रेसिस्टेंस के कंसिडरेशन के साथ उसको कर लेंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ा सा लीकेज फ्लक्स वाले में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो जाता है और उसमें फेजर का वो जे का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं इस लेवल में। इसमें भी अगर हम इस लेवल तक करेंगे तो हमारा सही है, ठीक है। इक्वेशन लिख सकते हैं, जो हम इक्वेशन इससे पहले लिखे थे कि EL1 क्या होगा, EL2 क्या होगा, और ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे कि ट्यूब का कैसे आता है। अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी और टॉपिक कवर अप हो जाते हैं, तो अब पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन लाइन से हम वीडियो के लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि ट्रांसफार्मर के जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 3-4 साल में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को लेके उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और हम अभी तक जो चीज़ पढ़े हैं उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हो गया, इक्वेशन हो गया,
रेसिस्टेंस को कंसिडरेशन में लेके, फ्लक्स को कंसिडरेशन में लेके, फ्लक्स, ठीक है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दिए रहेंगे जिसमें फ्लक्स का भी डायग्राम रहेगा, फ्लक्स को कैसे कंसिडरेशन में लेके करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी गिवन रहेंगी, उसमें कुछ नहीं है। प्लस एक जे का कॉन्सेप्ट और आ जाता है EL1 का, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी हम ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, इस ट्रांसफार्मर को एक सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एग्जाम में हमारा आता है इक्विवेलेंट सर्किट। हमारे एग्जाम में आता है कि ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर का, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे और उसके अलग अलग जो टर्म्स होते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे कि उसका क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे रेफरल। रेफरल कैसे क्या करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, थैंक यू।